नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो हमारी पॉलिटी सुपरफास्ट को आगे बढ़ाते हुए आज हम अनुच्छेद 4 को लेकर उपस्थित हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अनुच्छेद 4 को पूरे विस्तार के साथ। इसके बाद में हम दो और अनुच्छेदों को कवर करेंगे, 368 और 13 का सब क्लॉज 4। तो ये क्यों पढ़ना ज़रूरी है? अगर हम अनुच्छेद 4 को समझना पूरी तरीके से चाहते हैं तो हमें 368 भी इसी के साथ समझना पड़ेगा, और अनुच्छेद 13 का सब क्लॉज 4 और अनुच्छेद 3 के अंतर्गत जो भी परिवर्तन किए जाएंगे। बेसिकली अनुच्छेद 2 को हमने वहाँ समझा जिसमें अर्जित प्रदेशों के बारे में समझाया गया है कि अर्जित प्रदेशों को भारत में अगर हमें जोड़ना चाहते हैं तो हम उसको किस प्रकार से जोड़ेंगे, क्या उनकी प्रक्रिया रहेगी, क्या प्रोसीजर हमको फॉलो करना पड़ेगा। तो वो अनुच्छेद 2 है। अनुच्छेद 3 है कि भारत की आंतरिक राज्यों की सीमाओं में, नामों में किसी भी प्रकार का हमें कोई परिवर्तन करना है, नए राज्य बनाना है, पुनर्गठन वगैरह करने हैं हमें, तो वह अनुच्छेद 3 की प्रक्रिया है। तो इनके अंदर प्रक्रियाओं को लिखा गया है। तो इनकी जो प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत जो अनुच्छेदों को या विधेयकों को या संशोधन विधेयकों को जो पारित करने की प्रक्रिया है हमारी, उसके अंतर्गत नहीं आएंगे। इनको पारित करने के लिए सामान्य बहुमत का प्रयोग किया जाएगा संसद के, और इनको पारित कर दिया जाएगा। तो आइए, यहाँ बेसिक ये है कि सबसे पहले आपके सामने आया अनुच्छेद 368। तो अब दिमाग में ये आता है ना कि अनुच्छेद 368 में क्या लिखा हुआ है। अब 4 को समझना है तो 368 समझना पड़ेगा। तो हम देख लेते हैं अनुच्छेद 368 में लिखा है क्या। इसके अंतर्गत बेसिकली दो प्रोसीजर दिए गए हैं कि संविधान का जो संशोधन किया जाएगा, इसके लिए जो विधेयक पारित किए जाएंगे वो किस प्रकार से पारित किए जाएंगे। तो एक तो है विशेष बहुमत, जिसमें दोनों सदनों का विशेष बहुमत लेना होता है, और दूसरा है कि दोनों सदनों का विशेष बहुमत लोकसभा राज्यसभा का हमारे, और उसके बाद जो आधे राज्य है जो भारत में जिस भी समय पे ये जो प्रोसीजर किया जाएगा, उस प्रक्रिया में उस समय भारत में जितने भी राज्य शामिल किए जाएंगे उनमें से आधे राज्यों की स्वीकृति, अनुमोदन का मतलब होता है बेसिकली दोस्तों स्वीकृति, आधे राज्य उसके लिए अपनी सहमति प्रदान करेंगे तो वो विधेयक पारित किया जाएगा। अब यहाँ पे आया कि पिछले में हमने अभी देखा कि जो वो प्रोसीजर है हमारा 368 का, उसके तहत जो अनुच्छेद 4 है वो इसके तहत पारित नहीं किया जाएगा। तो वो पारित कैसे होगा? अनुच्छेद 4 की जो प्रक्रिया है, 2 और 3 की प्रक्रिया को अनुच्छेद 4 में लिखा गया कि उनको पारित करने की जो प्रक्रिया है वो 368 के तहत नहीं आएगी। तो आएगी कैसे, उसको कैसे पारित किया जाएगा, यहाँ पे ये सवाल उठ जाता है। तो आइए हम ये देख लेते हैं कि उसको पारित करने के लिए करना क्या पड़ेगा। तो इनके लिए सामान्य संशोधन होता है, और सामान्य संशोधन जो है वो 368 में नहीं लिखा गया। इसको मूल रूप से ये संविधान संशोधन होता भी नहीं है। मतलब ये संशोधन तो होता है पर इनको संविधान संशोधन नहीं बोला जाता। संविधान संशोधन क्योंकि बेसिकली जो आप ये देखेंगे, अभी आप ये समझ नहीं पा रहे होंगे कि इनके लिए संविधान में संशोधन करने की ज़रूरत क्या है। तो संविधान में एक लिस्ट लिखी गई है। जब भी हम कोई नया राज्य बनाते हैं तो उसको संवैधानिक दर्जा देते हैं। नए राज्यों को हम एक संवैधानिक दर्जा देते हैं, संविधान में उसका नाम लिखा जाता है। तो जब भी कोई नया राज्य बनाया जाता है या किसी राज्य को हटाया जाएगा तो संविधान संशोधन करना ही पड़ेगा बेसिकली। तो संविधान संशोधन अब इतने, ये तो काफ़ी, क्योंकि उनको भी पता था कि बहुत सारे संविधान संशोधन होने वाले हैं। अभी जो हम राज्य बना के जा रहे हैं, तो सन 1950 में जब हमने इसको अंगीकृत किया तो तब हम लिखने वालों को भी ये पता था कि आगे इसमें बहुत सारे चेंजेस की ज़रूरत है। बहुत लचीला संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया, तो उन्हें ये पता था कि आगे इसमें चेंजेस होने वाले हैं और चेंजेस को करना भी ज़रूरी है। तो उन्होंने जो सारी पावर्स थी, चेंजेस कौन करेगा ये भी उनको नहीं, भाई उस वक्त सबसे ज़्यादा कौन था, तो उस वक्त सबसे ज़्यादा कार्य कर रही थी हमारी कार्यपालिका यानी कि संसद। तो संसद के पास ये पावर है। संसद बेसिकली वही होते हैं ना जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे जाके बैठ के हमको रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक तरीके से वही हो गए कि जो नेता हैं या जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो विधायक है, वो विधानसभा में बैठते हैं, राज्यसभा में हमारे यहाँ से दूसरे मेंबर जाके बैठते हैं। तो जो सांसद होते हैं वो बेसिकली लोकसभा में जाके बैठते हैं, जो हमको यहाँ से रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारे क्षेत्र की जनता क्या चाहती है। तो संविधान में संशोधन कौन करेगा? तो संविधान में संशोधन करने की जितनी भी पावर्स है वो प्रॉपरली संसद को दी गई है।
ये किस में लिखा गया है? तो ये संविधान में उन्होंने लिख दिया, संवैधानिक दर्जा दिया गया संसद को कि वो संविधान में संशोधन कर सकती है। अच्छा, जब ऐसी स्थिति बनी तो 24वां संविधान संशोधन किया गया। राष्ट्रपति के पास अपनी अपनी पावर, राष्ट्रपति को आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो राष्ट्रपति के पास पावर है कि वो किसी भी विधेयक को अपने पास रख सकता है, इसको वापस लौटा सकता है कि आप इस पर विचार कीजिए, या फिर ऐसा। तो राष्ट्रपति को इन्होंने बाद में जब संविधान का संशोधन किया तो उसको बांध दिया गया, एक तरीके से राष्ट्रपति की पावर्स पे कंट्रोल डालने के लिए संविधान में कंट्रोल डाला उसको। संविधान सब जो राष्ट्रपति है, संसद है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इनकी पावर बेसिकली संविधान के ऊपर, संविधान इनको पावर देता है। तो जो संविधान है उसमें जो विधेयक जो भी आएंगे, संविधान संशोधन के जो भी विधेयक आएंगे, उनको राष्ट्रपति अनिवार्य रूप से स्वीकृति देंगे, उनको पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति नहीं लौटा सकते। 24वां संविधान संशोधन किया गया जिसके अंतर्गत 1971 में ये जोड़ा गया। तो अब जो 1971 में और भी सिर्फ एक लाइन तो जोड़ी नहीं होगी उन्होंने। तो संसद द्वारा संविधान संशोधन तभी संभव है, ये लिखा गया कि संसद के द्वारा संविधान संशोधन तभी संभव है जब वो आधारभूत संरचना का उल्लंघन नहीं करता। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखित है पहले से। तो इसका मतलब क्या हुआ, आइए समझते हैं। तो अनुच्छेद, इसको समझने के लिए हमें अनुच्छेद 13 का सब क्लॉज 4 हमें समझना पड़ेगा। तो बेसिकली उस टाइम का सिनेरियो ये था कि सरकार के पास भूमि नहीं थी, टैक्सेस कम थे, नई सरकार बनी थी, पैसा चाहिए। और बेसिकली उस टाइम पे कुछ एक उच्च वर्ग के लोग थे जिनके पास बहुत सारी ज़मीन थी, और निम्न वर्ग के लोग थे जो खेतिहर मजदूर थे। बेसिकली जब शुरुआत हुई भारत की तो हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी अभी में, और तब में काफ़ी डिफरेंस था। हम उस वक्त अधिकतर जो मजदूर वर्ग था खेती किसानी करते थे। तो उस टाइम पे सिनेरियो ये था कि जो आपका एक बहुत बड़ा वर्ग था उनके पास बहुत ज़्यादा संपत्ति थी, और संपत्ति का अधिकार जो कि मूल संविधान में वर्णित किया गया था। तो 25वां संविधान संशोधन किया गया, पहले 24वां किया जिसमें उन्होंने ये कह दिया कि संविधान में संशोधन संभव है, संसद के पास पावर है, और संसद जो है वो किसी भी संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, चाहे वो मूल अधिकारी क्यों ना हो। तो फिर ये करने के बाद 1971 में ही उन्होंने 25वां संविधान संशोधन किया, और संविधान में जो अधिकार था हमारा मूल अधिकार, संपत्ति का मूल अधिकार, कि प्रत्येक व्यक्ति को संपत्ति अपने पास रखने का पूर्ण अधिकार है, उसको हटा दिया गया। तो यहाँ पे संशोधन की ज़रूरत ही क्यों पड़ी? आपके दिमाग में भी ये सवाल आ रहा होगा, संविधान संशोधन की ज़रूरत क्या पड़ी थी? संविधान में मतलब काटने की कहाँ ज़रूरत थी कि संपत्ति का मूल अधिकार है? अभी भी बहुत से है जो संपत्ति रखते हैं। टैक्सेशन आया बाद में कि आपको संपत्ति पर टैक्स रखना पड़ेगा, आपने प्रॉपर्टी ज़्यादा है आपको टैक्स भरना पड़ेगा, ठीक है। पर ये मूल अधिकार से क्यों हटाया गया? तो मूल अधिकार से हटाया इसलिए गया क्योंकि सरकार उस वक्त एक नया कानून लेके आई थी, भूमि अधिग्रहण कानून, जिसमें बेसिकली उन्होंने ये किया कि जो उच्च वर्ग के लोग थे, जैसा कि हम बता रहे थे कि उच्च वर्ग के जो लोग थे जिनके पास बहुत सारी ज़मीन थी, उनसे लेकर वो निम्न वर्ग के लोग जिनके पास जो खेतिहर मजदूर थे, जो दूसरे के यहाँ मजदूरी करते थे, उनसे उन्होंने बेसिकली उनको वो ज़मीन अलॉट कर दी, और जो बड़े थे उनसे ले ली। तो एक केरल के एक मठाधीश थे केशवानंद भारती, तो उनके जो मठ की काफ़ी एकड़, सैकड़ों एकड़ ज़मीन थी जो इस कानून के अंतर्गत उन्होंने अपने कब्जे में ले ली, और ऐसे दूसरे जो मजदूरी करने वाले लोग थे उनको दे दी। तो केशवानंद भारती जी के एक बहुत नामी दोस्त थे, नामी वकील थे जो, तो उन्होंने उनको ये सलाह दी कि संविधान में इसमें एक अधिकार है हमारा, हम कितनी भी संपत्ति रख सकते हैं, तो हम इसको कोर्ट में चैलेंज करेंगे। तो केशवानंद भारती जी ने कोर्ट में इसको चैलेंज किया। उसके लिए बाद में इनको ये जो अधिकार है उसको हटाना पड़ा, क्योंकि अधिग्रहण तो उन्होंने ज़मीन का कर लिया था, उन्होंने बांट भी दी थी। अब अगर वो इस अधिकार को नहीं हटाते तो यहाँ पे इस जो केशवानंद भारती है वो भारत संघ के अगेंस्ट केस को जीत जाते, उनको वो सारी संपत्ति वापस लौटानी पड़ रही थी। तो उन्होंने इसको
संशोधन करके हटा दिया। बोले लाइन ही नहीं, अब कहाँ से लोगे आप ज़मीन, हमारे पास तो कोई ऐसा अधिकार ही नहीं दिया हमने कि आप कितनी भी संपत्ति रख सकते हैं। तो आगे उन्होंने संशोधन किया तो 13(4) में यही लिखा है कि संविधान संशोधन विधि के अंतर्गत नहीं आता, ये लाइन उन्होंने जोड़ी, और इसे किसी भी आधार पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। 25वां संविधान संशोधन किया सन 1971 में, 24वां भी 1971 में हुआ, 25वां भी 1971 में हुआ, और उन्होंने इस अधिकार को यहाँ से हटा दिया। तो अब न्यायपालिका और कार्यपालिका जो कि समान स्तर पर कार्य कर रही थी, उनमें भाई यहाँ पे एक तरीके से आप जो कार्यपालिका है वो न्यायपालिका की शक्ति को कम कर रही है कि आप इसको जाके कोर्ट में चैलेंज ही नहीं कर सकते, ये तो आता ही नहीं है कानून के अंतर्गत। तो यहाँ पे भैया आधारभूत ढांचा वाली बात निकल के आ गई कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि कोई संविधान संशोधन है, सन 1973 में केशवानंद भारती ने जो केस लगाया उसका फैसला आया कि संविधान संशोधन जो है वो आधारभूत ढांचे में अगर परिवर्तन कर रहा है तो इसको न्यायालय में आप चुनौती दे सकते हैं। बेसिकली तो केशवानंद भारती जो थे हमारे, वो केस हार गए थे, पर ये जो एक मिसाल उन्होंने कायम की इसको आज तक हम पढ़ते हैं। तो केशवानंद भारती जी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि अगर संविधान का कोई संशोधन है और वो आधारभूत ढांचे में परिवर्तन करता है तो न्यायालय में इसको चुनौती दी जा सकती है। तो अब अगला फिर कलेश नया क्या खड़ा हो गया, क्या आधारभूत ढांचा मतलब क्या। तो काफ़ी सालों तक ये चला कि आधारभूत ढांचा, कुछ भी उठा गया आधारभूत ढांचा। अब क्या होता है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है संविधान का, तो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर कौन समझाएगा, कौन डिसाइड करेगा कि संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है और वो यहाँ पे वायलेट हो रहा है नहीं हो रहा है कोई विधेयक में। तो यहाँ पे काफ़ी संघर्ष चला बीच में दोनों का, और फिर सुप्रीम कोर्ट का एक नया केस आया। सुप्रीम कोर्ट की बेसिक जो बातें हैं वो आपको किसी केस के बेसिस पे, सुप्रीम कोर्ट बैठा है भाई, न्यायाधीश साहब बैठे हैं, वो ऐसे थोड़ी ना उठा के बीच में आ जाएंगे कि लो आपने विधेयक पारित किया मैं आ जाता हूँ बीच में, नहीं साहब ये होने नहीं दूंगा। ऐसा नहीं होता, वहाँ पे प्रोसीजर, कोर्ट है प्रोसीजर फॉलो करता है। तो बार काउंसिल या वकील जो रहते हैं बड़े सुप्रीम कोर्ट में, वो अगर कोई ऐसा विधेयक आता है तो उसके खिलाफ अपील कर देते हैं सुप्रीम कोर्ट पे, फिर उस पर समीक्षा की जाती है। न्यायिक समीक्षा की पावर पूरी सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो आधारभूत ढांचे में परिवर्तन हुआ है या नहीं हुआ है, इसका निर्णय कौन लेगा, इसका निर्णय स्वयं सुप्रीम कोर्ट लेगा उस विधेयक पे कि भैया इस विधेयक में आधारभूत ढांचे का तुम उल्लंघन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो ये कब आया, ये 99वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 2014 में जब इन्होंने 99वां संविधान संशोधन किया, क्या, जिसमें इन्होंने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना का घोषणा की कि सर ये तो बेसिक स्ट्रक्चर को फॉलो ही नहीं कर रहा, बोले आप अपने ही उत्तराधिकारी चुनते हैं, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है या जो जितने भी प्रकार के न्यायालय होते हैं उनकी जो भर्ती होती है बेसिकली, जैसे हम पुलिस की भर्ती पीईबी लेती है हमारी, लोक सेवा आयोग की भर्ती लोक सेवा आयोग लेता है, तो उस प्रकार जो न्यायालय की जो नियुक्तियां होती है वो न्यायालय स्वयं करता है। वहाँ पे कोई भी कर्मचारी की नियुक्ति है तो न्यायालय खुद करता है। अब जैसे सुप्रीम कोर्ट में जज है तो कौन बनाएगा जज, मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त करता है, तो वहीं का एक दल गठित किया जाता है जो, और एक वरीयता के आधार पे, यानी कि सीनियर जो होता है उनमें उसको मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करते हैं। तो ये बेसिकली संसद ने बोला कि नहीं यार ये तरीका थोड़ा गलत है, हम इसको चेंज करेंगे, हम न्यायिक नियुक्ति एक आयोग बनाएंगे और वो करेगा आप में जो नई भर्तियां हैं वो सब वो देखेगा। तो 2015 में इस पे केस किया गया और उसका फैसला क्या आया, उसमें फैसला ये आया कि आधारभूत ढांचा क्या है और इसका वायलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसका निर्णय कौन लेगा, सुप्रीम कोर्ट लेगा। और जो 99वां संविधान संशोधन इन्होंने किया था कि हम राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाएंगे, उसको निरस्त कर दिया गया, पूर्णतः यहाँ पे निरस्त कर दिया गया। तो आज हमने दोस्तों सीखा अनुच्छेद 4 क्या है, अनुच्छेद 368 क्या है और अनुच्छेद 13 सब क्लॉज 4 क्या है, और हमारा 24वां 25वां संविधान संशोधन इसमें हमने समझा, 99वां संविधान संशोधन जिसको निरस्त कर दिया गया वो हमने यहाँ पे समझा। और इसके अलावा हमने ये समझा कि कार्यपालिका और न्यायपालिका के काम किस प्रकार होते हैं,
जजों की नियुक्ति कौन करता है, आधारभूत ढांचे में परिवर्तन बेसिकली क्या है और इसका निराकरण कौन करने का, इसका निर्णय कौन लेने वाला है, ये भी हमने यहाँ पे समझा। तो यहाँ तक क्लास को देख लेने का बहुत बहुत धन्यवाद है दोस्तों। क्लास अगर आपको पसंद आती है, क्लास को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को ये लाल वाला बटन दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत कम है दोस्तों और हमें आगे बहुत कुछ आपको सिखाना है।